चाहिए, ठीक है। और उसके साथ ही आपका मिस्टेक नोटबुक कैसा होना चाहिए। देखो यार, क्यों हमें बनाना है रिवीजन नोट्स, पहले उसकी बात करते हैं। क्या हमें पूरा नोट्स क्रैश से बनाना चाहिए, उसकी भी बात करेंगे। और मिस्टेक नोटबुक की क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमारा जो ये परफेक्ट रिवीजन नोट्स है वो कैसे बनता है। तो बेटा देखो, अगर कोई भी आप नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, तो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है कि दैट योर नोट शुड नॉट बी इलेबोरेट, है ना। ये आपका रिवीजन नोट्स है, ठीक। कोई भी नोट्स आप बना रहे हैं, इट शुड नॉट बी इलेबोरेट। बहुत बड़ा नोट्स आपके नहीं होना चाहिए। मैं आपको अभी एग्जांपल भी दिखाऊंगा, है ना, कि कैसा नोट्स है और कैसा नोट्स होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला चीज कि इट शुड नॉट बी इलेबोरेट एंड इट शुड बी पॉइंट वाइज, ठीक है। इट शुड कवर योर इंटायर एनसीईआरटी। तो अगर मान लो कोई एनसीईआरटी है और उस एनसीईआरटी का कोई कॉम्प्लिकेटेड लाइन है, तो वो कॉम्प्लिकेटेड लाइन भी कवर होना चाहिए, है ना। तो पूरी एनसीईआरटी उस नोट्स में आपके कवर्ड होनी चाहिए, ठीक है। एंड इसमें जितने कीवर्ड्स हैं वो हाईलाइट होने चाहिए, ठीक है। जितना कंफ्यूजन वाला लाइन होता है, कि जैसे लेट से मैं एग्जांपल ले लूं कि कौन सा आईयूडी इम्प्लांटेशन प्रिवेंट करता है, कौन सा फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करता है, जो कीवर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स भी हाईलाइट होने चाहिए। और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जहां गलतियां होती है ना, वो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपका जो नोट्स है वो पीवाईक्यू टैग्ड भी होना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपका आखिर सवाल आ कहां से रहा है। नहीं तो आपको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसा ही तुमको दिखाते हैं कि कैसा ऐसा नोट्स होता है और कैसे हमने बनाया। तो लेट्स से एक चैप्टर का एग्जांपल लेते हैं, दैट इज आवर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। अब लाइन बाय लाइन इसके सारे नोट्स मैं तुमको दिखाता हूं एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि आपको कैसे पढ़ना है और एनसीईआरटी में कितना नोट्स में रहना चाहिए, एनसीईआरटी के बाहर कितना नोट्स में रहना चाहिए, वो भी चीज आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखोगे मैंने ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बिल्कुल पॉइंट वाइज नोट्स बनाए हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में देने वाली हैं, ठीक है। तो अब देखो मैंने कैसे स्टार्ट किया। मैंने सबसे पहले क्या किया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ डाला, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपके क्या क्या सब टॉपिक्स थे वो सब टॉपिक्स डाले। और इस पे मैं हाईलाइट कर दूंगा कि ये मेरा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है, ये मेरा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है, ये मेरा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है और ये मेरा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है। मतलब यहां से ज्यादा सवाल आते हैं, ये मैंने हाईलाइट कर दिया इस चैप्टर में। और कितने नंबर के सवाल मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं वो मैंने हाईलाइट कर दिए इस चैप्टर में, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं साइड बाय साइड अपनी एनसीईआरटी या जिसके भी लेक्चर्स में लगा रहा हूं लेक्चर्स लूंगा, ठीक है। और जो काम की चीजें हैं उनको सिर्फ पॉइंट वाइज मेंशन करूंगा। कहानी नहीं लिखूंगा मैं अपने नोट्स में सब कुछ, ठीक है। तो जैसे सपोज मान लो मैंने पहला पैराग्राफ दिया, तो पहला पैराग्राफ में आप देखोगे पूरा कहानी है, ठीक है। तो उसमें क्या लिखा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डेफिनेशन क्या होता है। नॉर्मल डेफिनेशन है कि अगर आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ठीक से काम कर रहा है तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। फिर क्या था कि डब्ल्यूएचओ कहता है कि इट इज द टोटल वेलबींग ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कौन कौन सा एस्पेक्ट था, फिजिकल, बिहेवियरल, इमोशनल और सोशल। तो मेरा पूरा पैराग्राफ सिर्फ 2 लाइन में कवर हो गया, इसके बियॉन्ड मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। फिर मेरे पास आ गया कि कुछ कुछ पॉइंटर्स थे कहानी वाले। तो क्या क्या पॉइंट था कि फैमिली प्लानिंग इंडिया में इनिशिएट हुआ था 1951 में और इम्प्रूव्ड प्लान आया था, दैट वाज कॉल्ड आरसीएच प्रोग्राम को हाईलाइट कर दिया हमने, ठीक है। और अवेयरनेस कैसे क्रिएट किया गया था, वो अवेयरनेस का 5 पॉइंट जो एनसीईआरटी लिखती है वो पॉइंट लिख दिए, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद साथ के साथ हमने क्या किया, सपोर्ट के लिए क्या यूज किया था। और एनसीईआरटी तुम्हारी, अब देखो यहां पे कहा एनसीईआरटी के बियॉन्ड हमें जाना पड़ता है। तो एनसीईआरटी तुम्हारी सिर्फ इतनी लिख देती है, स्टैच्यूरी बैन ऑन एमनियोसिंथेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। एनसीईआरटी सिर्फ इतना मेंशन करती है, ठीक है। तो अब देखो फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन वाज अ कीवर्ड, तो मैंने देखो फॉर को हाईलाइट कर दिया। क्यों, बिकॉज टू प्रिवेंट फीमेल फिटिसाइड। एमनियोसिंथेसिस बैन नहीं हुआ है, फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन बैन हुआ है। तो यहां पे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। अब एमनियोसिंथेसिस की चर्चा की गई थी, तो हमने एमनियोसिंथेसिस के बारे में डिटेल में थोड़ा पढ़ लिया। तो क्या भैया, अब हम एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं कब, 14 to 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी को निकालते हैं, किसके लिए,
जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए और दूसरे डिसऑर्डर्स के लिए भी। अब 90% लोगों को ये लगता है कि हम एमनियोसिंथेसिस सिर्फ जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए करते हैं, बट नहीं, हम उसका बायोकेमिकल नेचर भी देखते हैं, तो हम दूसरे डिसऑर्डर्स के लिए भी करते हैं। तो यहां पे भी आपको ये अदर डिसऑर्डर्स को हाईलाइट कर देना होता है, ठीक है। फिर तुम देखो यहाँ पे क्या क्या एनसीईआरटी का बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन था, टू डिटरमाइन द सर्वाइवेबिलिटी ऑफ फीटस, उसको हमने डाल दिया। एमनियोसिंथेसिस का एक छोटा भाई होता है कोरोनिक विलाई सैंपलिंग। हमने देखो कोरोनिक विलाई सैंपलिंग के बारे में भी थोड़ा बहुत लिख दिया, तो हम एनसीईआरटी से थोड़ा बायदाएं गए ताकि हम जो भी काम की चीज है उन सबको मेंशन कर दें, देन इट बिकम्स माय परफेक्ट नोट। तो देखो इसका पूरा क्या क्या कारण हुआ। फिर उसके बाद अब देखो टेबल, हमने जितना डेटा था, डेटा को एक जगह से क्रिएट कर दिया। अब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी में तुमको एक जन्म लगेगा करने में, यहां पे आप तुरंत ये चीजें कर लेंगे, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव पे क्या क्या फीचर्स होने चाहिए थे वो डाल दिए, ठीक है। अब फिर देखो एक टेबल बना दिया हमने किस तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है ताकि तुमको तुरंत याद आ जाए, ठीक है। उसके बाद कोइटस इंटरप्टस क्या क्या प्रिवेंट कर रहा है, इट प्रिवेंट्स इंसेमिनेशन। क्या पीरियोडिक एब्सटिनेंस इंसेमिनेशन प्रिवेंट करता है? नहीं। एसटीडी प्रिवेंट नहीं करता, रिलायबल है। तो जितने भी पॉइंटर से सवाल आ सकते हैं तो हमने डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद पीरियोडिक एब्सटिनेंस का देखो क्या क्या है, अगेन प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन, एसटीडी प्रिवेंट नहीं करता, 100% सेफ नहीं है, ठीक है। फिर देखो लैक्टेशनल एमोनेरिया का क्या भैया प्रिवेंट करता है, फर्टिलाइजेशन, है ना, ये भी पॉइंट यहाँ पे। ओव्यूलेशन इनिबिट होता है, किसकी वजह से होता है, एनसीईआरटी तुम्हारी नहीं लिखती है, प्रोलैक्टिन की वजह से होता है, वो हमने ऐड कर दिया। तो तुरंत मैंने रिवाइज किया, मेरे लिए फ्लैश कार्ड की तरह है ये। फिर बैरियर मेथड देखो क्या प्रिवेंट करता है, इंसेमिनेशन प्रिवेंट करता है। क्या सर्वाइकल कैप वगैरह इंसेमिनेशन प्रिवेंट करता है? नहीं, इट प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन। तो यही सब पॉइंटर्स आपके बड़े काम आते हैं। फिर स्पर्मिसाइडल क्रीम कैसा नेचर का होता है, एनसीईआरटी नहीं लिखती है, वो हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। फिर ऐसे तुम आईयूडी देखोगे, आईयूडी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लिप्स लूप का स्ट्रक्चर नहीं पता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है वो हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। अब इसमें कौन इंप्लांटेशन रोकता है, कौन फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम करता है, कौन स्पर्म की मोटिलिटी कम करता है, और कौन आपका ओव्यूलेशन प्रिवेंट करता है, ये भी बात करते हैं। तो अब सवाल आ जाता है, क्या हार्मोन बेस्ड आईयूडी ओव्यूलेशन प्रिवेंट करता है? जवाब है नहीं, है ना। बट यहां पे एनसीईआरटी क्लियरली लिखी नहीं है, और इस तरह के सवाल आएंगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। आईयूडी पे अगर तुमको एक डिटेल लेक्चर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। इन तरह के कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे मैं छोटे छोटे 15-20 मिनट के लेक्चर्स भी आपको मेंटरशिप सेशन में देता रहूंगा, और इसका भी पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा ताकि आप इसको पूरा नोट देख पाए। कहां पे पीडीएफ मिलेगा आपको? मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001। और तुम लोग कंसिस्टेंट रहे तो मैं जनरली अभी अपने लेक्चर से पढ़ा ही रहा हूं, धीरे धीरे मैं हर चैप्टर के नोट्स बना के तुमको इस तरह वाले शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया। कॉपर टी देखो, कॉपर टी वाला देखो मैंने क्या किया, कॉपर ने क्या किया, ऑल्टर द यूट्राइन लाइनिंग एंड मेक्स इट रिसेप्टिव टू इम्प्लांटेशन, लेस रिसेप्टिव टू इम्प्लांटेशन, एक दे दिया। दूसरा क्या किया, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म बढ़ा दिया। तो मतलब स्पर्म मोटिलिटी कम कर रहा है, फैगोसाइटोसिस बढ़ा रहा है, और उसकी इम्प्लांटेशन कम कर दे रहा है, ठीक है। फिर देखो हार्मोन बेस्ड आईओडी, यहाँ पे देखो क्या, यूजुअली इट डज नॉट प्रिवेंट ओव्यूलेशन। देखो मैंने इसको भी स्पेसिफिक मेंशन कर दिया, तुम्हारी एनसीईआरटी नहीं लिखती, है ना। तो जब इतने क्लियर और शॉर्ट नोट्स आप बनाएंगे तभी आप अच्छा कर पाएंगे। तो यहाँ देखो ये पूरा ओसीपी का दिया हुआ है, ओसीपी कैसे काम करता है, ठीक है। देखो कि कब देते हैं, कैसे देते हैं, ठीक है, और क्या मेंस्ट्रुएशन प्रिवेंट कर रहा है या नहीं प्रिवेंट कर रहा, ओव्यूलेशन प्रिवेंट कर रहा है या नहीं प्रिवेंट कर रहा है। जैसे क्वेश्चन आता है, क्या नॉन स्टेरॉयडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ओव्यूलेशन प्रिवेंट करते हैं, जैसे सहेली? जवाब है नहीं, है ना, इट डज नॉट प्रिवेंट ओव्यूलेशन, सिर्फ ये ईस्ट्रोजन रिसेप्टर बाइंड करती है। तुम्हारी एनसीईआरटी कहीं नहीं लिखती है। तो क्या ये मेरे इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं, नहीं तो आप हमेशा वही कंफ्यूजन रहेंगे। आप हमेशा एनसीईआरटी को 50 बार पढ़ लेंगे फिर भी आपकी ये गलतियां होती रहेंगी। तो पूरा एक बार इस नोट्स को देखना, आपको ये नोट्स आपको मिल जाएगा जहां मैंने बताया कहाँ पे। मेरा टेलीग्राम चैनल है t.me/anand001, या मेरा व्हाट्सएप का मेंटरशिप ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया कि हमें नोट्स कैसे बनाने चाहिए, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू मेक द परफेक्ट नोट्स। अब दूसरा आते हैं कि नोट्स तो हमने बना लिया, ठीक है। इसमें पीवाईक्यू टैगिंग अभी मैंने नहीं किया, पीवाईक्यू टैगिंग मैं कर दूंगा जब पीवाईक्यू सॉल्व कराऊंगा ना आपके साथ, तो मैं पीवाईक्यू टैगिंग करा दूंगा, ठीक है। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। अब दूसरा पॉइंट है कि अब मैं इस नोट से मिस्टेक नोटबुक कैसे बनाऊं। तो देखो मिस्टेक नोटबुक तुम्हारा कुछ नहीं होता, एक फिक्स्ड रेफरेंस आप रखो। क्या क्या रेफरेंस आपको रखना है? बायोलॉजी के लिए अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो आपको सॉल्व करना है क्या, आपको सॉल्व करना है पीवाईक्यू, लास्ट 30 ईयर्स के जो रेलेवेंट पीवाईक्यू है। आपको सॉल्व करना है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर,
आपको सॉल्व करना है कहीं से भी अच्छे किताब से टॉपिक वाइज क्वेश्चन और चैप्टर वाइज टेस्ट, जहां पे हर तरह के क्वेश्चन हो। और इसके साथ साथ आपको करने हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन। मैं किताबों का रेफरेंस के लिए आपको 2 किताब रेकमेंड कर देता हूं बायोलॉजी के लिए। मेरी एक बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक है जहां पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन, एग्जाम ड्रिल, एनसीईआरटी एग्जाम वगैरह है, ठीक है। तो ये बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक बाय डॉक्टर आनंद डाल दो, ठीक है। और दूसरा इसके साथ ही आप ले लीजिएगा एनसीईआरटी रिकॉल, जहां पे हर एनसीईआरटी लाइन से जितने तरह के क्वेश्चन है, डायग्राम बेस्ड, मैच द फॉलोइंग, असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, ये सब आपको इन दोनों की मदद से मिल जाएगा। और इन दोनों की मदद से आपको हो जाएंगे 10,000 क्वेश्चन। ये 10,000 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो आपके बायोलॉजी में 340 प्लस मार्क गारंटेड है, सिर्फ ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से, ठीक है। और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये कर लीजिएगा। दूसरा फिर इसके साथ इसका जो आपको ये मिल जाएगा अमेजोन पे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ या टेलीग्राम पे भी शेयर कर देता हूँ। और इसकी प्राइस भी हमने अभी सिर्फ 999 रखी है दोनों किताब की, ठीक है। तो बहुत सस्ती किताब है, आराम से लीजिए, इसको पूरा सॉल्व कीजिए। पूरी बायोलॉजी का रिवीजन आपका इसी किताब की मदद से हो जाएगा, ठीक है। अब जो किताब के क्वेश्चंस आपके इससे नहीं बनते, उन क्वेश्चंस को स्टेटमेंट के फॉर्म में, जैसे मान लो कि मुझे लिख दिया कि यही वाली बात कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन, ठीक है, डाल दिया, तो मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में इसको अपने मिस्टेक नोटबुक में डाल दूं। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखना मुझे, मुझे सिर्फ वो स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट की वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, वो मेरा मिस्टेक नोटबुक में आ जाएगा। तो जैसे आपका जो नोट्स है ये मान लो 5 पेज का होगा, ठीक है। तो आपका मिस्टेक नोटबुक जो है ये 1 पेज का ही होना चाहिए, यानी कि पूरा कहानी किताब लिख दिया आपने, और तब जाके आपका परफेक्ट नोट्स और मिस्टेक नोटबुक बनेगा। और इस मिस्टेक नोटबुक और नोट्स को आपको कम से कम 10 टाइम्स रिवाइज करना है, तब जाके आपके नीट एग्जाम में सिलेक्शन की गुंजाइश बचेगी, नहीं तो तुम ऐसे ही स्ट्रगल करते रह जाओगे। आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस। तुमको और कौन से चैप्टर के नोट्स चाहिए कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं उसका नोट्स भी जल्दी से जल्दी बना के शेयर करने वाला हूं आपके साथ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए परफेक्ट नोट्स है, इसी को बेंचमार्क बना के आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। चलो बढ़िया, और कोई सवाल है तो मुझसे पूछिए।